गाजी किस्त नंबर 17। यहाँ मैं वाकया मुखत्सर अर्ज करना चाहूंगा जिसका मेरे मिशन से कोई ताल्लुक नहीं है। इलाहाबाद के PWO कैंप नंबर 2 में भारत के एक कारोबारी और सियासी मरात याफ्ता शख्सियत को ब्रेन वॉश करने के लिए लाया गया। उसने पाकिस्तानी फौजियों से खिताब करते हुए कहा कि तुम लोग ख्वाह मख्वाह भारत से जंग करके अपनी जानें गंवाते हो। भारत हो या कश्मीर, भारतीय मुसलमानों से यकसां सलूक किया जाता है और यही वजह है कि भारत की नेशनल असेंबली में मुसलमान जो अक्खलियत में हैं उनके लिए कोई अलग कोटा मुकर्रर नहीं है, जबकि पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। यहाँ मुस्लिम और गैर मुस्लिम में कोई फर्क नहीं है, सबसे बराबर का सलूक किया जाता है। और इसका सबसे बड़ा सबूत मैं खुद हूँ। मुसलमान भी हूँ, सनअतकार भी हूँ और सियासत में भी हूँ। अगर भारत में मुसलमानों से यकसां सलूक न किया जाता तो आज मैं इस मर्तबे पर न होता। खैर, उसने खासी लंबी तकरीर झाड़ी, बाकी सब तो खामोशी से सुनते रहे, मगर एक PWO में मुसलमान सूबेदार से उसकी ये बकवास बर्दाश्त न हुई। वो खड़ा हो गया और सवाल करने की इजाजत चाही। मैं उस सूबेदार से पाकिस्तान में भी मिल चुका हूँ, उसका जो मुकालमा हुआ वो हाजिर है। सूबेदार: जनाब, भारत में मुस्लिम आबादी का तनासुब क्या है? सनअतकार: भारत में मुसलमान कुल आबादी का 8वां हिस्सा है। सूबेदार: क्या आप मुसलमानों को जंगजू कौम तस्लीम करते हैं? सनअतकार: यकीनन मुसलमान जंगजू कौम है। सूबेदार: आपके कहने के मुताबिक भारत में मुसलमानों से यकसां सलूक किया जाता है। सनअतकार: ये बात बिल्कुल सही है। सूबेदार: तो जनाब ये बताइए कि जब मुसलमान जंगजू कौम है तो 1947 से लेकर आज तक 25 बरस की मुद्दत में कितने मुसलमान आर्मी में जनरल बने हैं? मेरा ख्याल है कि एक भी नहीं। सनअतकार पसीने में शराबोर हो गया और तकरीर अधूरी छोड़कर वापस चला गया और पाकिस्तानी सूबेदार को सच बोलने के जुर्म की पादाश में 21 रोज की कैद ए तन्हाई मिली और उसका राशन भी आधा कर दिया गया। मैंने भारत में महसूस किया कि हिंदू मुसलमानों से सख्त नफरत करते हैं और उन्हें जलील करने और बिना वजह के कत्ल करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। हिंदू खुद वही बात करे तो हर्ज नहीं, अगर वही बात मुसलमान कर दे तो जुर्म बन जाता है, मजहब पर हमला बन जाता है और हिंदू मुस्लिम फसाद शुरू हो जाता है, जिनमें मरने वाले मुसलमान, जिनकी तादाद आबादी का 8वां हिस्सा है, हिंदुओं की निस्बत ज्यादा होती है। दिल्ली में अशोका और अकबर होटल भारत सरकार की मिल्कियत हैं। इन होटलों में अंग्रेजों और दूसरे गैर मुल्कियों को गौ माता का गोश्त खुले बंदों पेश किया जाता है, लेकिन उसी गौ माता को कोई मुसलमान दुकानदार अपनी सब्जी बचाने के लिए हल्का सा डंडा मार दे तो हिंदू माता की पवित्र गाय को अजियत पहुंचाने पर हंगामा शुरू हो जाता है। हनुमान की निस्बत बंदर हिंदू धर्म का अहम देवता है। भारत सरकार अपने इसी देवता को तजुर्बात के लिए 40,000 से ज्यादा बंदरों को डॉक्टरी तजुर्बात के लिए फरोख्त करती है, जो इस देवता का चीड़ फाड़ करते हैं। बम्बई में 12-14 मील समंदर के अंदर एलिफेंटा का जजीरा, जहां पर गोरों ने अपनी रहाइश गाहें बनाई हुई थीं, वहां तफरीह के लिए आने वाले लोगों से बंदर खाने की चीजें झपट कर छीन लेते हैं। वहां एक मुसलमान को एक बंदर को पत्थर मारने पर पिटते देखा। इस बात से आप भारत में मुसलमानों की हालत ए-ज़र का अंदाजा लगा सकते हैं। अब्दुल करीम का मेरे कमरे में मेरे सामने सोफे पर बैठने से इनकार करना उसकी जहन साजी की अक्कासी करता था। एक हिंदू चाय के व्यापारी और वो भी उसके कर्नल का दोस्त, तो उसके सामने अब्दुल करीम का ऐसा करने का हक बनता था। मैंने अब्दुल करीम की झिझक दूर करने के लिए उससे बेतकल्लुफी से बातें शुरू कर दी। उसके लिए ठंडे मशरूब मंगवाए। जब थोड़ी देर बाद उसका रवैया तब्दील हुआ तो मैंने पूछा कि अब बताओ क्या जरूरी बात करनी है। अब्दुल करीम ने अपने हवास जमा किए और जो कहा उसका लबे रुबाब ये था कि जिल्लत सहते सहते अब वो बेहाल हो चुका है और उसको अब मजीद सूरत हाल बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है। वो रोते रोते मेरे पाँव में गिर गया।
मैंने उसे उठाकर फिर सोफे पर बिठा दिया। हिंदू अफसरों की गालियों और सख्त रवैये से एक मुसलमान भारतीय सिपाही इतना मायूस हो चुका था कि मुझे मोम करने के लिए उसने हिंदू रस्म और रिवाज के मुताबिक मेरे पांव पकड़ लिए। उसने कहा, मैं घुट घुट कर मरने लगा था कि आपके रवैये ने मेरी हिम्मत बंधाई तो आपसे बात करने का हौसला पैदा किया। आपकी कर्नल साहब से बातचीत से मैंने अंदाजा लगाया कि आपका बम्बई में चाय का कारोबार है। मुझे यहाँ से बम्बई ले चलिए, मैं जिंदगी भर आपकी खिदमत करता रहूंगा और आपको मुझसे कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अब्दुल करीम को मैंने फिर दिलासा दिया और कहा कि मैं तुम्हारी हर मदद करने को तैयार हूँ। मैं मुतासिब भी नहीं हूँ, लेकिन फौज से भागने की सूरत में तुम मफरूर फौजी बन जाओगे। पुलिस तुम्हारी तलाश करेगी। या तो तुम पकड़े जाने की सूरत में लंबे अरसे के लिए जेल चले जाओगे या फिर सारी जिंदगी मफरूर की हैसियत से गुजार दोगे। पुलिस तुम्हारे रिश्तेदारों को तंग करती रहेगी। ये कहकर मैं चुप हो गया और जरा तवक्फ के बाद उसे कुरेदने के लिए कहा कि तुमने तो अच्छी तरह देख लिया होगा कि हमारे मुल्क में मुसलमानों के साथ कैसा जलील वाला सलूक किया जाता है। मैं बहुत खुले दिल का आदमी हूँ और अपने मजहब की तंग नजरी से बहुत नाला हूँ। बम्बई में मेरे अक्सर दोस्त मुसलमान हैं और उनसे मजहबी गुफ्तगू करके मैं इस्लाम की वुसअत ए नज़र और फिरासत का कायल हो चुका हूँ। एक आध समाजी मजबूरियां हैं बस, जिनकी वजह से अभी तक खामोश हूँ, वरना मैं कब का इस्लाम कबूल कर चुका होता। मेरी ये बात सुनकर अब्दुल करीम की बाछें खिल गईं और वो मुझे इस्लाम की खूबियां बताने लगा। मैंने उसे टोक दिया और कहा कि मैं इस्लाम का बहुत गहराई तक मुताला किया है, लिहाजा तुम उसको छोड़ो और अपनी बताओ। तुम एक अच्छे और शरीफ खानदान के फर्द हो और हालात का शिकार हो। मैं तुम्हारी भरपूर मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपनी वफादारी का सबूत देना होगा। मेरे पूछने पर उसने बताया कि वो अंग्रेजी तो नहीं, लेकिन उर्दू और हिंदी पढ़ लिख सकता है। मैंने उससे कहा कि मुझे एक ऐसे आदमी की जरूरत है जो वो सब कुछ लिख पढ़ सके। जो उसके जहन में हो तुम यूं करो। तुमको कर्नल के जज्बात, ख्यालात और उसके काम के मुतल्लिक जो कुछ मालूम है वो मुझे लिख कर दे दो, लेकिन याद रखना कर्नल या किसी और को इस बात का पता न चले। मैं 3-4 रोज बाद कर्नल के पास चक्कर लगाऊंगा और मौका देखकर मैं तुमसे वो तहरीर ले लूंगा। तुम्हारी तहरीर से मैं अंदाजा लगाऊंगा कि तुम मेरे कितने काम आ सकते हो। उसके बाद ही मैं तुम्हारे मुतल्लिक फैसला करूंगा। अगर तुम मेरी सोच पर पूरा उतरते हो तो फिर मैं तुम्हारी सोच से बढ़कर तुम्हारा साथ दूंगा। गरज इसी तरह की उम्मीद व आस की बातें करके मैं अब्दुल करीम को घायल किया और उसे 500 रुपये देकर रुखसत कर दिया। 1 बजने वाला था और मुझे आशा से भी 1 बजे मिलना था। जब मैं रेस्टोरेंट में पहुंचा तो आशा मेरी मुंतजिर थी। रस्मी जुमलों के बाद आशा ने मेरी बेइतनाई के शिकवे शुरू कर दिए। आप मिले तो मैं समझी मुझे मेरी मंजिल मिल गई, मगर मैं ये बात भूल गई थी कि बम्बई की रंगीनियों में भला मेरी क्या औकात हो सकती है। आशा काफी देर बोलती रही और मैं सुनता और सोचता रहा कि आशा मेरी बेहतरी की बात क्यों नहीं कह रही जिसके लिए उससे मुलाकात की है। मैंने फैसला किया कि जब तक आशा को परुम्मीद बातों से राम न कर लूं वो कुछ नहीं बताएगी। मैंने आशा का हाथ अपने हाथ में थाम लिया। बोला, देखो आशा, हर इंसान में कुछ अच्छाइयाँ और कुछ खामियां होती हैं और मुझ में सबसे बड़ी खामी ये है कि मैं मोहब्बत के अल्फाज का सहारा लेने में हमेशा नाकाम रहा हूँ। मैंने शायद तुम्हें ये भी बताया था कि जिस लड़की से मैं मोहब्बत करता था उसके सामने मैं मोहब्बत का भरपूर इजहार न कर सका, जिसकी वजह से वो किसी और की जीवन साथी बन गई। उस लड़की के बाद जीवन में बहुत बड़ा खला रहा। जब तुम मिली तो मैं समझा कि मेरे जीवन में बहार आ गई, लेकिन तुम शादीशुदा हो, तुम क्यों कर मेरी जीवन साथी बन सकती हो। मैं फितरतन बहुत पॉजिटिव हूँ। अगर तुम मेरी बीवी होती तो मैं तुम्हारे बगैर किसी क्लब या पार्टी में न जाता और तुम्हारे सिवा किसी के साथ न नाचता और न ही तुम्हें नाचने देता। ये एक नाकाबिल ए तरदीद हकीकत है कि औरत की सबसे बड़ी कमजोरी उसका किसी मर्द की जबान से अपने लिए मोहब्बत और अपने हुस्न की तारीफ सुनना है। मैं उसे मुख्तलिफ शेर सुनाता गया और आशा की मेरे हाथ पर गिरफ्त मजबूत होती गई। मैंने कहा, देखो आशा, मेरे जज्बात और ख्यालात की राह में तुम्हारी जिंदगी के लम्हात किस बुरी तरह से हायल हैं। तुम आज एक मर्द की बगल में होती तो कल दूसरे के, कभी शौहर के साथ और कभी दोस्तों के हमराह। तो ऐसी सूरत में तुम मेरी और मैं तुम्हारी मंजिल क्यों कर हो सकते हैं। आशा की आंखें हकीकत की तलखी बर्दाश्त न कर सकें और छलकने लगीं। उसने रूमाल से अपने आंसू साफ किए। वो जरा संभली तो कहने लगी, विनोद बाबू, बरसों से मेरा ज़मीर जिस बात पर घायल न कर सका, आपने चंद मिनट में वो बात मुझे समझा दी। यकीन जानिए,
मैं दिल से आपकी पूजा करती हूँ। पहली ही मुलाकात से मैं आपको दिल की गहराइयों से चाहने लगी हूँ। आपको पाने के लिए मैंने कितने जतन किए। होटल में आपके कमरे में आई, ब्रिगेडियर के बेटे से आपकी मुलाकात बस इसलिए करवाई कि आप में रखावत पैदा हो जाए, लेकिन ये मेरी भूल थी और आप मुझसे दूर होते चले गए। अब मैं आपको और सच्चाई को समझ चुकी हूँ। अगर आप मेरे माजी को फरामोश कर सकते हैं तो मैं वादा करती हूँ कि आज से और अभी से आप एक बदली हुई आशा को देखेंगे। मैंने कहा, आशा, ये सब कहना आसान है और करना बहुत मुश्किल है। और फिर तुम शादीशुदा हो और क्या जेचंद तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ देगा? आशा बोली, यही तो बताने के लिए आपको यहाँ बुलाया था। जेचंद ने मेस के ब्रिगेडियर से जिसके लड़के आपको मिलवाया था, उसने एक बहुत बड़ा ठेका बेहद कम रेट पर हासिल किया है और 25 लाख रुपया रिश्वत दी है, और एक मिनिस्टर भी इस ठेके में इन्वॉल्व है जिसका हासिल होने वाले प्रॉफिट का आधा हिस्सा है। मेरे पूछने पर आशा ने बताया कि एक छोटा टेप रिकॉर्ड था जिस पर उसने ठेके के मुतल्लिक होने वाली गुफ्तगू रिकॉर्ड कर ली है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के लिए जेचंद ब्रिगेडियर और मिनिस्टर की मुलाकातें जेचंद के बंगले पर होती थी। मैंने मासूमाना अंदाज में कहा कि आशा, तुमने तो कल मेरी बेहतरी की बात बताने का कहा था। भला इस ठेके के अंदरूनी हालात से मेरी क्या बेहतरी हो सकती है? आशा ने मासूमियत से कहा कि क्या मैं आपकी बेहतरी नहीं, और मैं कोई जवाब न दे सका। आशा ने कहा, इस रिकॉर्डिंग से न सिर्फ जेचंद मुझे आजाद कर देगा, बल्कि मुंह बंद रखने के लिए एक मोटी रकम भी देगा, और फिर मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे मुताबिक जिंदगी गुजारूंगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं आशा को क्या जवाब दूं। मैंने आशा से कहा कि अगर वाकई तुमको मुझसे मोहब्बत है तो क्या तुम मुझे वो टेप रिकॉर्ड सुना सकती हो? आशा ने फौरन अपना बैग खोला और एक छोटे साइज का टेप रिकॉर्ड निकाल कर मुझे दिया और कहा, टेप भी तुम्हारी, कैसेट भी तुम्हारी। अब तो मैं आपकी इजाजत के बगैर कोई कदम नहीं उठाऊंगी। उधर मेरी हैरानी और परेशानी बढ़ती जा रही थी। नामालूम आशा ने ये जाने बगैर मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या करता हूँ, अपनी सारी उम्मीदें मुझसे वाबस्ता कर ली थीं। मुझे आशा से कोई जज्बाती लगाव नहीं था। जो ताल्लुक था सिर्फ और सिर्फ अपने वतन की बेहतरी के लिए मालूमात हासिल करना था। मैंने आशा को कहा कि वो मुझे कांटेक्ट करने में एहतियात बरते और कभी उसके सामने उसके शौहर का आमना सामना हो जाए तो मुझे इग्नोर कर दे। जवाबन आशा ने कहा कि अब वो अपने शौहर या किसी और के हमराह बाहर नहीं जाएगी, लेकिन मुझे हर रोज फोन करेगी, और ये कि मैं दूसरे तीसरे दिन उसे जरूर मिलूं। खाना तो हम कब का खा चुके थे। रेस्टोरेंट से पहले आशा बाहर निकली और अपनी गाड़ी में बैठकर चली गई। उसके बाद मैं निकला और टैक्सी ली और अपने साथियों के पास पहुंच गया। हम सब मुकम्मल तैयारी में पहले ही थे, लिहाजा हम 2 टैक्सियों में सराय बेरम खान की तरफ रवाना हो गए और यशवंत से मुकर्रर वक्त से पहले पहुंच गए, बजाय छप्पर होटल में कयाम करने के। मैंने सोचा इस इलाके में घूमा जाए। हम 2-2 की टोलियों में आगे पीछे चल पड़े। इस इलाके में मुसलमानों के छोटे छोटे घर, एक मंजिला और दुकानें थीं। एक दुकान से हमने दूध की ठंडी बोतलें पीं और वापस आ गए। पहले की तरह मैंने छप्पर होटल में अपना मोर्चा संभाला और साथियों ने अपनी अपनी पोजीशनें संभाल लीं और हम यशवंत का इंतजार करने लगे। और उस दौरान पुलिस की गाड़ी आई। गाड़ी होटल के सामने रुकी और फिर पुलिस वालों ने चाय पी और चल दिए। चूंकि मुसलमान हिंदुओं के मुकाबले में कमजोर और लाकर हैं, इसलिए इस कमजोरी का फायदा पुलिस वाले भी उठाते हैं। जब जी चाहे चाय खाना वगैरह खाने आ जाते हैं और बिल अदा करने की ज़हमत नहीं करते। उनके जाने के बाद यशवंत आता दिखाई दिया। वो आज निस्बतन बेहतर हालत में था। उसके रेस्टोरेंट में पहुंचने के 10 मिनट बाद मैं भी रेस्टोरेंट उसके पास पहुंच गया। यशवंत टेबल पर बैठा था और उसने चाय का ऑर्डर दे रखा था। चाय पीते पीते उसने एक पैकेट मुझे थमा दिया। पैकेट उसने लिबास में से निकाला था। मैंने भी वो पैकेट अपनी कमीज के अंदर डाल लिया और पैंट की जेब से पैसों का लिफाफा निकालकर उसे दिया। उसने धीरे से पूछा, कितने हैं? मैंने कहा 5,000। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने लिफाफा जेब में डाला और मैंने पूछा, आज तो सुमी के यहाँ जाओगे? वो झेंप सा गया और चश्मे के ऊपर से हाँ की। मैंने कहा, पैकेट की वापसी पहले की तरह होगी। उसने कहा कि मैं वहाँ रात 12 बजे तक रहूंगा। वापसी पर घर के पास मिल जाएं तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि मेरे घर वाले पहले ही मेरा देर से घर आने पर बहुत नाराज हैं और मेरे आने के बाद कोई मिलने आए तो बहुत बुरा मानते हैं। वो राजदारी के लहजे में बोला, औलाद जवान हो जाए
तो वालिदैन को अक्सर नज़रअंदाज कर देती हैं और उनके इसी रवैये ने मुझे सुमी के यहाँ जाने पर मजबूर कर दिया है। आखिर मैं भी इंसान हूँ, दफ्तर में सारा दिन और जब वापसी घर आऊं तो कोई घर वाला बात नहीं करता। ऐसा आखिर कब तक चलता है? मैंने उठते हुए यशवंत को थपकी दी और कहा कि ये बाला खाने आबाद करवाने में घर वालों का बहुत हाथ होता है, वरना किसका दिल करता है कि अपनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा इन बाला खाने वाली मसनूई हंसी, हंसने वाली बेवफा जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसा होता है के लिए टाइम और पैसा जाया करने का। यशवंत के उठने से पहले ही मैं बाहर निकल आया। मेरे साथियों को इल्म था कि ये मीटिंग मुख्तसर होगी। उन्होंने 2 टैक्सियां पहले ही रोक रखी थीं। हम उन पर सवार होकर साथियों के घर के करीब उतर गए। इस बार यशवंत के लाए हुए पैकेट में टॉप प्रायोरिटी और कॉन्फिडेंशियल की मुहरों वाले खतूत थे। ये 50 खत थे। मेरे साथी कॉपियां बनाने में लग गए और मैं बेड पर दराज हो गया। आज मैं बहुत थक गया था। रात को पैकेट वापस करने भी मुझे ही जाना था। ये जुमा की रात थी और यशवंत को मैंने हफ्ता की दोपहर 3 बजे गोलचा सिनेमा के रेस्टोरेंट में मिलने का कहा था, जहां मैंने यशवंत से एक नया पैकेट वसूल करने और नेक्स्ट प्लानिंग के लिए उससे मीटिंग भी करनी थी और पीर को मुझे पाकिस्तानी एजेंट से भी मिलना था। रात को 11:30 बजे मैं वो पैकेट लेकर यशवंत के घर की तरफ रवाना हुआ। हसब मामूल मेरा एक साथी मेरी हिफाजत के लिए मेरे हमराह था। पुरानी दिल्ली का ये इलाका हिंदुओं की आबादी का था और रात को जल्दी ही बेरौनक हो जाता था। ये बात मैंने अच्छी तरह महसूस की थी कि भारतीय हिंदुओं की अक्सरियत सकूत ए ढाका और अपनी कामयाबी पर बजाय खुश होने के पजमुर्दा थे। शेर को उन्होंने जख्मी तो कर दिया था, लेकिन अब उनको डर था कि जख्मी शेर न जाने कब अपना बदला लेने के लिए उन पर हमला न कर दे। और भारतीय महकमा जासूसी को भी अब तक ये पता चल गया होगा कि पाकिस्तान ने पॉज की कमी पूरी करने के लिए 4 नए डिवीजन भी रेज किए हैं, जो जदीद तरीन असलहा से लैस थे। और अब पाकिस्तानी अफवाज को साबिका मशरिकी पाकिस्तान का भी दिफा नहीं करना था। उनकी तमाम तर ताकत मगरबी पाकिस्तान के दिफा के लिए तैयार थी। दिल्ली में अक्सर ये अफवाहें गर्दिश कर रही थीं कि पाकिस्तान अब पूरी ताकत के साथ दिल्ली पर हमला आवर होगा। पाकिस्तान की छापा बरदार फौज दिल्ली में उतारी जाएगी और सिख अलगाव पसंद पाकिस्तान के लिए फिफ्थ का काम करेंगे। दिल्ली में हर इतवार को हवाई हमले से बचने के लिए सायरन ट्राई किए जाते थे। भारतीय हिंदुओं का यही खौफ दूर करने के लिए भारत ने 74 में पाकिस्तान की सरहद के करीब अपना एटमी तजुर्बा किया था, जिसके बाद पाकिस्तान ने भी एटमी सर्च में तेजी पैदा कर दी और भारतीय अंदेशों के ऐन मुताबिक तेल की दौलत से माला माल मुल्कों ने इस मामले में पाकिस्तान की भरपूर मदद करनी शुरू कर दी थी, जिनमें सबसे नुमायां लीबिया था। कर्नल कजाफी के अहकाम पर यूरेनियम 238 के खाम मवाद से भरे 20 ट्रक जनूबी अफ्रीका में सफर के दौरान गायब करवा दिए गए, जिन पर लदा खाम यूरेनियम पाकिस्तान पहुंचा दिया गया। ये खबर जराए आलमी इब्लाग ने बड़े जोर और शोर से देनी शुरू कर दी थी। इसी बुनियाद पर इस्लाम बम का शोशा छोड़ा गया, जिसकी पाकिस्तान ने कतई तरदीद नहीं की। पहले ही खौफ भारतीय हिंदुओं में समा चुका था। पाकिस्तानी छाता बरदारों के खौफ से मिडिल क्लास हिंदू सर शाम ही अपने अपने घरों में दबक जाते थे। हम यशवंत वाली गली की सड़क पर पहुंचे तो इक्का दुक्का टैक्सी और रिक्शा नजर आ रहे थे। सब दुकानें बंद हो चुकी थीं, इसलिए इस बार हमने टैक्सी नहीं छोड़ी और टैक्सी में बैठे रहे। थोड़ी देर बाद यशवंत की गली के सामने एक रिक्शा आकर रुका। उसमें झूमता हुआ नशे से चूर यशवंत बाहर निकला। वो झूमता गुनगुनाता अपने घर की तरफ जा रहा था। मैं उसकी ये मसनूई खुशी छीनना नहीं चाहता था, लिहाजा मैं उसे पैकेट थमाकर कल 3 बजे गोलचा सिनेमा के रेस्टोरेंट में मिलने का याद दिलाकर वापस आ गया। अपने साथी को उसके घर पर छोड़ा और कनॉट प्लेस में टैक्सी बदलकर अपने होटल वापस आ गया। अगले रोज सुबह मैंने आशा की दी हुई कैसेट कई बार सुनी। उसमें 3 अफराद की आवाज, गिलासों की खनक और कई बार खुद आशा की आवाज भी शामिल थी। ठेके के मुतल्लिक उमूर और बचत के मुख्तलिफ तरीके जिन पर बातचीत की गई थी। सिर्फ एक बात ऐसी थी जिससे आशा की सच्चाई का पता चलता था। गालिबन ब्रिगेडियर ने कहा था कि सर, ठेका तो मैं दे देता हूँ, मगर दूसरे ठेकेदारों को पता चल गया तो वो शोर मचा देंगे और बात इंक्वायरी तक पहुंच जाएगी।
फिर क्या होगा? उसकी आवाज को दूसरी आवाज ने काट दिया। ब्रिगेडियर, तुम इसकी चिंता छोड़ो, ये मेरी जिम्मेदारी है। जयचंद, तुम्हारा हिस्सा तो ठेका मिलते ही तुम्हें दे देगा। मेरी तो जयचंद की हिस्सादारी है, और जब तक ठेके का तमाम काम मुकम्मल नहीं हो जाता, मुझे मेरा हिस्सा नहीं मिलेगा। ये गालिबन मिनिस्टर ब्रिगेडियर को तसल्ली दे रहा था। हमारे लिए ये कैसेट कारगर हो सकती थी, मगर उसके लिए आशा का ताउन बहुत जरूरी था। अगर वो ठेके की तमाम तफसीलात मुहैया कर सकती है तो फिर हम जयचंद ब्रिगेडियर और मिनिस्टर को भी काबू कर सकते थे। लिहाजा मैंने फैसला किया कि इस मौजू पर आशा से पीर या मंगल को बातचीत करूंगा। पीर के दिन मुझे कांटेक्ट को भी मिलना था, उसके बाद ही आशा को फोन कर सकता था। मुझे ठेके वाले मामले में जल्दी नहीं थी, क्योंकि ये अभी इब्तिदाई मराहिल में था। ठीक 2 बजे मैं गोलचा सिनेमा चला गया। उस सिनेमा में मशहूर भारत फिल्म बॉबी, जो उस वक्त नई नई रिलीज हुई थी, चलनी थी, और सिनेमा शायकीन से खचाखच भरा हुआ था। गोलचा सिनेमा की बिल्डिंग में निहायत आला दर्जे का रेस्टोरेंट बना हुआ था। मुझे यशवंत से वहीं पर मिलना था। मैं रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ तो यशवंत पहले ही एक टेबल पर कब्जा जमाए बैठा हुआ था। कई किस्म के खाने उसके सामने पड़े हुए थे। आज वो बहुत निखरा हुआ दिखाई दे रहा था। रस्मी अलेक सलेक के बाद वो कहने लगा कि घर वाले तो अक्सर दाल सब्जी ही पकाते हैं। मैं कभी कभी किसी रेस्टोरेंट में जाकर मनपसंद खाना खाता हूँ, या फिर सुमी के यहाँ अच्छा खाना मिलता है। मैंने उसे छेड़ते हुए कहा कि सुमी के यहाँ तो खाना तुम्हें यकीनन भाता होगा, क्योंकि सुमी का साथ उसे और लजीज बना देता होगा। यशवंत कुछ झेंप सा गया। चूंकि अब हम दोस्त बन चुके थे, इसलिए वो बेतकल्लुफी से कहने लगा, सुमी रात भी आपका पूछ रही थी, कभी उधर का भी चक्कर लगा लें। मैंने कहा, यशवंत साहब क्यों अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने को कह रहे हो? उस बाला खाने में सुमी ही नुमाया है। अगर मैं वहां जाने लगा तो फिर तुम्हारी दाल नहीं गलेगी। उसका हुस्न और अदाएं सिर्फ तमाशबीनों से पैसा ऐंठने के लिए हैं। जिस तरह पैसे के जोर पर मैंने पहले दिन तमाशबीनों को खिसकने पर मजबूर कर दिया था, उसी तरह अगर मैं वहां गया तो तुमको भी खिसकना पड़ेगा। इसलिए बेहतर है कि तुम ही वहां जाया करो और ऐश किया करो। मेरा माली ताउन तुम्हारे साथ जारी रहेगा। आप मेरी जरूरत पूरी करते रहो, मैं आपकी जरूरत पूरी करता रहूंगा। और दूसरी बात ये कि तवायफ के कोठे पर अरबों रुपए लुटाने वाले भी पैसा खत्म होने पर जलील करके निकाल दिए जाते हैं। इसीलिए अपना पैसा होश, ओ हवास और हाथ खींच कर इस्तेमाल करना चाहिए। खर्च कम करो और जाहिर ये करो कि आप बहुत दौलतमंद साहब हैसियत हैं। इस तरह ये तवायफें भूखी बिल्ली की तरह तुम्हारे गिर्द चक्कर काटती रहेंगी। यशवंत खामोशी से मेरी बातें सुन रहा था, मगर उसके चेहरे से साफ अयां था कि बुढ़ापे के इस इश्क से बचना उसके बस का रोग नहीं रहा। और मैं चाहता भी यही था कि सुमी की वजह से यशवंत हमारी हर जरूरत पूरी करता रहे। मैंने मौका गनीमत जानकर कहा, वैसे यशवंत साहब तुम्हारी पसंद भी लाखों में एक है और लाजवाब है सुमी, पर दिल ओ जान ही नहीं। दोनों जहां निछावर करने पड़े तो सौदा महंगा नहीं है। यशवंत खिल उठा और कहने लगा, विनोद भाई, अब ये भगवान और आपके हाथ में है कि मैं सुमी को हासिल कर सकूं। कल की डाक आपको कैसी लगी? मैंने जवाब दिया, कोई खास नहीं, मामूली सी डाक से एक दर्जा ऊपर थी। हालांकि वो बहुत अहम डाक थी। आर्मी हेडक्वार्टर के एक खत के जरिए भारत को 7 और 10 नंबर डिवीजन कमांडरों को मुतल्ला किया गया था कि सिख लाइट इन्फेंट्री की तमाम रेजिमेंट्स को, जिनकी नफरी तकरीबन 35,000 से ज्यादा थी, को हटाकर 1 माह के अंदर उन डिवीजन से हटाकर त्रिपुरा में मुखीम जाट रेजिमेंट्स, जिनकी नफरी 30,000 के करीब थी, की जगह तैनात किया जाए। भारत 7 और 10 नंबर डिवीजन पाकिस्तान बॉर्डर के करीब तैनात थे। यशवंत ने कहा कि अब जबकि मैंने आपके लिए इतना बड़ा रिस्क ले लिया है तो अब आप हुक्म करते जाएं और मैं तामील करता जाऊंगा। मुझे अचानक ख्याल आया और मैंने यशवंत से कहा कि करतारपुर बिजली घर से रेडिएशन से महफूज ट्रक टाटा रिसर्च इंस्टीट्यूट को बाकायदा जाते हैं और उनकी सिक्योरिटी फौज के कमांडोज के सुपुर्द है। तारापुर का एटमी प्लांट भी उनकी निगरानी में है, इसीलिए एटमी प्लांट और टाटा इंस्टीट्यूट के मुतल्लिक हेडक्वार्टर को मुतल्ला किया जाता होगा। ऐसी तमाम फाइलें मुझे दरकार हैं। यशवंत खामोश हो गया, जैसे कुछ सोच रहा हो। मैंने बेरगबती बरतते हुए कहा कि मैंने ऐसे ही तुमसे पूछ लिया, वरना एटमी प्लांट और टाटा इंस्टीट्यूट में हमारा राब्ता है और हमें मुफस्सल मालूमात मिल रही हैं। मैंने तो उन मालूमात को टैली करने के लिए तुमको कहा था। हाँ,
ये बात है कि इस काम के एवज तुमको काफी बड़ी रकम मिल सकती है। मैं खामोश हुआ तो यशवंत बोला, हाँ, ऐसी 2 फाइलें जनरल साहब अपने दफ्तर के सेफ में रखते हैं। चूंकि मैं कॉपी राइटिंग का सुपरिटेंडेंट हूँ तो उससे मुतल्लिक आई हुई डिस्क को टाइप करवाने का कर्नल साहब मुझे ही हुक्म देते हैं और मैं कर्नल साहब के दफ्तर में पड़ी हुई टाइपराइटर मशीन पर वही टाइप कर देता हूँ और फिर उस टाइप शुदा डाक को असली पेपर्स के साथ स्टेपल कर देता हूँ। वो कोई 2 फाइलें नहीं हैं, वो एक ही फाइल के 2 हिस्से हैं। यानी एक फाइल फुल होने के बाद दूसरी लगाई गई है। जनरल साहब का टाइपराइटर बिजली से चलता है और वहाँ फोटोस्टेट मशीन भी है, लिहाजा कार्बन कॉपी नहीं बनाई जाती। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, उन फाइलों की रसाई तक हमें कोई फायदा नहीं है, लिहाजा इस बात को भूल जाएं। अब ये बताओ कि ब्रिगेडियर और जनरल और दूसरे सीनियर अफसरान के दफ्तरों की सफाई कौन कौन से स्वीपर करते हैं? उनकी रद्दी की टोकरियों में फेंके हुए कागजात और टुकड़े हमें चाहिए। यशवंत फौरन बोला, आपका ये काम भी मैं करवा दूंगा और ऐसे तमाम का कागजात मैं आपको मुहैया करवा दूंगा। मैंने उसे टोका और कहा, नहीं यशवंत बाबू, दफ्तर की रूटीन में जो काम चल रहा हो उसमें खलल डालने पर शक पैदा हो सकता है। आप सिर्फ उन स्वीपरों के नाम हमें दे दें, ये स्वीपरों का काम है और उन्हीं से ये काम हम लेंगे। दूसरा, इस काम का मुआवजा कलील होगा जो आप जैसे अफसर को सूट नहीं करेगा। बड़ा काम और बड़ा मुआवजा जनरल की सेफ में पड़ी हुई वो 2 फाइलों का है जो आपके लिए मुमकिन नहीं। जारी है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल RS विद तलहा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकॉन दबाइए ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफिज।